लाइव हो गया। अच्छा ठीक। पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर अपलोड हो गया है। देखे थे आप लोग? है क्या? नहीं देखे थे? देखे थे क्या? नहीं हुआ है। हम यहाँ पे खोले हुए हैं। ठीक, हम यहाँ पे खोले हुए हैं, तब हम आपको बता रहे हैं। YouTube खोलने के लिए एक दिन में 72 बार YouTube खोलेंगे, लेकिन एप्लीकेशन एक दिन में 2 बार नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहाना बनाते रहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको देख लेते हैं, PDF भी अपलोड है। नहीं किए हैं तो आज फट्टा चलेगा ना। ठीक है, ऐसे आप लोग थोड़े मानिएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग नहीं समझिएगा, हमको पता है। लात के देवता आप लोग, बात से थोड़े मानिएगा। लात का देवता है, लाते से मानिएगा, समझे? आइए, आज से हम लोग दूसरा चैप्टर जो है शुरू करेंगे, समझे? आज से जो है हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो जो दूसरा चैप्टर है वह है आपको 18वीं सदी का भारत, यही ना है? 18वीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य या 18वीं सदी का भारत, यही होगा, समझे? तो आज जो है इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कौन कौन ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं खड़ा हो जाइए, तो खड़ा हो जाइए जो जो ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं। लड़का लड़की सब खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाइए, एक तरफ से खड़ा हो जाइए। लड़की लोग सब कर लिए ऑब्जेक्टिव? काहे ऐसे बंदर जैसे करता है? फिर कुछ बोल देंगे तो बोलेगा बोलते हैं सर। अपना तो लगता है कर लिया। देखिए है, अपलोड है। अपलोड हुआ है ना, आपके क्लास से पहले ना अपलोड हुआ है, कल रात में लगभग अपलोड हुआ है। 12-1 बजे कल रात में अपलोड हुआ है। आपको खोल करके देखना चाहिए था। आज शाम में आप 5 बजे क्लास आए हैं, तो उससे पहले तो आपको कर लेना चाहिए। पहला क्लास खत्म हुआ है, पहला चैप्टर खत्म हुआ है। तब कहते हैं कि जो है क्या बोला जाए अब आप लोग को। आप लोग एगो बात बताइए, क्या बताइए? कुछ हो मत बताइए। एक तरफ से कूटेंगे अब। काय नहीं किया है जी?
कायन किया, कायन किया है, कायन किया है, कायन किया है, कायन किया है, कायन किया, कायन किया, कायन किया जी, कायन किया है, हाथ हाथ दो, हाथ दो, कायन किया है, क्या कायन, कायन किया, कायन ऑब्जेक्टिव किया है, क्या है, धर्मशाला है जी, है धर्मशाला है, कायन किया, हट हट, कायन किया है, इधर इधर इधर, अरे रिचार्ज, आईपीएल देखेगा, आईपीएल देखेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं करेगा, आईपीएल देखेगा, चल हाथ निकल, हाथ निकल, हाथ निकल, क्या कायन किया जी, है कायन किया है, क्या कायन, आईपीएल देखेगा, इस आईपीएल देखेगा, पढ़ेगा नहीं, आईपीएल देखेगा, है कायन किया, अपलोड नहीं हुआ है, कैसे मेरे मोबाइल में कैसे है, फ्री वाला है, वीडियो में अपलोड है, अरे है अपलोड, बैक करो, कायन किया है, कायन कायन किया है, कायन किया ऑब्जेक्टिव है, धर्मशाला, धर्मशाला है जी, है धर्मशाला है, क्या है धर्मशाला है, काहे एब्सेंट था, एब्सेंट काहे था, काहे काहे क्या धर्मशाला है जी, धर्मशाला है, धर्मशाला बना दिया है, धर्मशाला नहीं मारते हैं तो धर्मशाला बना दिया है, क्या है कायन किया, कायन किया है जी, है कायन किया है, कायन किया है जी, है हाँ तोड़ देंगे, कायन किया है, करेगा, पढ़ने ना आया है जी, माँ बाप पढ़ने के लिए भेजा है, कायन किया है, कायन किया है, कायन किया है जी, क्या है धर्मशाला, धर्मशाला है, आईपीएल देखेगा, 5 बार आईपीएल देखेगा दिन में, 5 बार आईपीएल देखेगा, एक इनिंग 10 बार देखेगा, पढ़ेगा नहीं, क्या है जी, है क्या है, कायन किया है, कौन है जी, क्या थी, कौन ही थी, चल मोबाइल निकल, मोबाइल निकल, ज्यादा हीरोइन बनने का प्रयास नहीं करना है, रोशन आनंद का क्लास है ये, समझ गई, एकदम सिस्टम में रहो, कायन किया है जी, है कायन बना के लाई है, चल हाथ निकल, हाथ निकल, तुम बना के लाई है, तबीयत खराब था, यही तबीयत खराब था, नहीं ने की है, खड़ा खड़ा खड़ा, लड़की है तो क्या धर्मशाला है, कायन की है लड़की है, काहे नहीं आई थी, कब का एडमिशन, एडमिशन कब का है, कब का है एडमिशन, है चल ले चल, कायन की है, बोले थे ना समझाए करने के लिए बोले थे ना, काहे काहे धर्मशाला है जी, है धर्मशाला है, चल हट, हट धर्मशाला है, क्या नहीं था, है डेली क्लास काहे नहीं करती है, कब का एडमिशन है, क्या बोल रही है, ऑब्जेक्टिव देखी थी, काहे देखी है, काहे देखी, देखी काहे ने, अरे देखी काहे ने, बोले थे देखने के लिए, काहे देखी है, धर्मशाला बना करके रख दी, क्या है जी, काहे ने की है, काहे ने की, काहे नहीं थी, नहीं आई, है काहे ने की है जी, हाथ हटो, हाथ हटो, चल हाथ, धर्मशाला बना करके रख दी, क्या है, क्या है, सब बहाना है, सब समझ गई, क्या है जी, ये क्या है, धर्मशाला है ये, चल कायन की है, कायन 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 की है, कायन की है, वीडियो बनाएंगे, चल चल हाथ निकल, हाथ निकल, पढ़ेगी, चल हाथ निकल, चल, क्या है धर्मशाला है जी, है
धर्मशाला है? क्या है? चल चल, हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ निकाल। क्या है ये? धर्मशाला है क्या? है? धर्मशाला बना करके रख दिया है क्लास। एकदम नहीं पढ़ेगा, खाली सबको तुरंत तुरंत सिलेबस खत्म चाहिए। सिलेबस अपना नहीं पढ़ेगा, अपना नहीं पढ़ेगा, खाली इसको सिलेबस खत्म चाहिए। 4 गो क्वेश्चन पूछेंगे तो नानी याद आ जाएगा, नानी याद आ जाएगा इसको। काइन किया है जी? है? काइन फोन है? झूठ बोलेगा तुम? है? काहे नहीं आया था? कभी आता है कभी? धर्मशाला है जी। क्या है? धर्मशाला है, धर्मशाला है। चल चल इधर, इधर। माँ बाप पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ने के लिए भेजा है माँ बाप। यहाँ पर नौटंकी छांटता है, नौटंकी छांटता है, नौटंकी। काइन पढ़ा है रे? काइन किया है? चल हाथ निकल। एकदम नहीं पढ़ता है। तुमको क्या लगा सब खड़ा हो जाएगा? नहीं मारेंगे हम तो, मारने ये कि पैदे हुए हैं। होमवर्क नहीं करेगा, मत आओ पढ़ने के लिए, मत आओ पढ़ने के लिए। जिंदा गाड़ देंगे सबको, एक तरफ से जिंदा गाड़ देंगे। किसान का बाल बच्चा है, आईपीएल देखेगा, ये सब आईपीएल देखेगा। आईपीएल एक ही नहीं 4 बार देखेगा, लेकिन एगो वीडियो नहीं देखेगा। क्या है? कैन किया जी? है क्या है? कैन किया है? चल खड़ा। 9 बजे काहे क्लास नहीं करता है डेली? इसका मतलब है क्लास नहीं करता है डेली तुम। तो मॉडर्ने में तो बताएं, लास्ट क्लास में नहीं बताए हम। ये सब बहाना है। ऐसे मोबाइल में कितना बढ़िया बढ़िया चीज खोज लेता है 1 मिनट में, ठीक है? तब तो बढ़िया बढ़िया चीज तुरंत 2 मिनट में खोज लेगा, सब चीज 2 मिनट में खोज लेगा। लेकिन होमवर्क एगो एप्लीकेशन ही सबसे नहीं खुलता है, एप्लीकेशन एगो ही सबसे नहीं खुलता है, एप्लीकेशन नहीं खुलता है। क्या है? बहाना है जी, बहाना है, बहाना है, बहाना है, बहाना है। क्या है ये? कहां से है? क्लास नहीं है जी बैलो का, पता नहीं चला। कौन बोला है? क्या है? कहीं किया होमवर्क? पीछे हम बैठा होमवर्क काहे करता हूँ? तुम लोग को क्या लगा हो जाएगा तो हमने मारेंगे? कितना गाड़ खा करके मोटा गया, मोटा गया है, खा करके मोटा गया है। पढ़ता का है ना, पढ़ता का है ना? होमवर्क दिए थे ना, बोले थे ना होमवर्क बोले थे ना करने के लिए, बोले थे ना करने के लिए होमवर्क। ये सब बहाना है। हंसता क्लास को तरफ साला देखो तो कितना दे, क्या पढ़ते पांचों करे। पढ़ना लिखना कुछ है ये न है, धर्मशाला बना करके रख दिया है क्लास को। बैठो। हे तुम लोग तो रेगुलर आता है जी, काहे नहीं किया है? चल खड़ा हो।
खड़ा हट हट। कहीं क्या इधर इधर, रेगुलर ना आता है तुम लोग, रेगुलर ना आता है, इधर इधर। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं, क्या करते हैं बाबूजी क्या करते हैं, बाबूजी क्या करते हैं, क्या करते हैं बाबूजी? है कितना मेहनत करके पैसा देता है तुमको पता चलता है? क्लास तो रेगुलर आता है, होमवर्क कौन करेगा? हम करेंगे तुम्हारे बच्चे। चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल तीनों बाहर, निकल बाहर, निकल तीनों बाहर, निकल। तुम धर्मशाला बना दिया, धर्मशाला बना दिया। क्लास को धर्मशाला एकदम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, एकदम से सिर्फ हम पढ़ाएंगे, सिर्फ हम पढ़ाएंगे। रेगुलर क्लास आता है तब होमवर्क नहीं करेगा, होमवर्क नहीं करेगा, भागो यहां से, सीधा बात है। पहला चैप्टर खत्म कर दिए थे, अगले क्लास में बोल दे रहे हैं अगर नहीं करके लाया कार्ड लेके फाड़ देंगे, कार्ड लेके फाड़ देंगे। इस बात को तुम जान लो। अगर अगले क्लास में एक भी बच्चा अगर नहीं करके आया तो इस बात को दिमाग में बैठा लो तुम लोग। सिर्फ हम पढ़ा दे बस हो गया, यानी अपना कुछ जिम्मेवारी ये नहीं उठाए। ऐसे थोड़े चलता है, ऐसे नहीं चलता है। पहला चैप्टर बता दिए थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसका ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं। मैक्सिमम लड़का नहीं करके आए हैं, अगले क्लास में करके आइए। अगर नहीं करके आए कार्ड लेके हम जला देंगे, एक जगह इकट्ठा करके सबका कार्ड जला देंगे, आग लगा देंगे हम कार्ड, क्लासरूम में हम आग लगा देंगे कार्ड में। क्या करेगा पढ़ के, क्या करेगा जब काम ही नहीं करता, जब होमवर्क ही नहीं करता, पढ़ के क्या करेगा तुम लोग? सबका कार्ड लेकर के एक तरफ से हम आग लगा देंगे, इसी क्लासरूम में हम आग लगाएंगे, तुम जान लो ये बात। चलिए आइए अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है हम लोगों का 18वीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य, नवीन स्वायत्त राज्य। 18वीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य, 18वीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य। अठारहवीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य है। पहला चैप्टर खत्म, एक पेज छोड़ करके हटो, एक पेज छोड़ो। कोई भी चैप्टर खत्म होने के बाद एक पेज छोड़ करके अगला चैप्टर हेडिंग मारना, इतना दिमाग ना है? इतना बार समझा है तब पर भी नहीं समझ में आता है। अठारहवीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य। चलिए आइए समझिए, आइए समझते हैं। है सब चीज है उसमें, एप्लीकेशन बार बार खोलो, 10 बार खोलो, 20 बार खोलो, जब तक नहीं मिलता तब तक खोलते रहो एप्लीकेशन। हम अभी खोल करके रखे हुए थे ना, जब हमारे मोबाइल में है तो तुम्हारे मोबाइल में नहीं होगा। नोटंकी बतियाता है ये सब। 18वीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य। देखिए क्या हुआ था, चीजों को आप समझिएगा थोड़ा सा। हुआ क्या था समझिएगा। एक तो पहली बात यह है कि 18वीं सदी, 18वीं सदी का मतलब क्या होता है जानते हैं? बहुत बार हम आपको बताए हैं। 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी। 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी।
18वीं सदी में, मतलब 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी में, 18वीं सदी में अर्थात 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी में नवीन स्वायत्त राज्य, मतलब नए नए राज्यों का उदय हुआ। 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में, मतलब 18वीं सदी में नवीन स्वायत्त राज्य, मतलब नए नए राज्यों का उदय हुआ, नए नए राज्यों का उदय हुआ। 18वीं सदी में जो नए नए राज्यों का उदय हुआ, उसके पीछे रीजन क्या थे? उसके पीछे रीजन क्या थे? देखिए, उसके पीछे रीजन क्या था। 1707 ईस्वी में, 1707, 1707 ईस्वी में, 1707 का जो ईस्वी है ना, एक प्रकार से कहिए 1707 का ईस्वी एक परिवर्तन वर्ष है। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ। औरंगजेब के निधन होने के बाद कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं हुए, और औरंगजेब के निधन होने के बाद जब कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं हुए, औरंगजेब के निधन होने के बाद जब कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं हुए, अर्थात औरंगजेब के निधन होने के बाद अयोग्य मुगल बादशाह सब पैदा हुए, और औरंगजेब के निधन होने के बाद जो अयोग्य मुगल बादशाह सब पैदा हुए, उसी का फायदा मुगल अधिकारियों ने उठाया। मुगल अधिकारियों ने उठाया, उसी का फायदा मुगल अधिकारियों ने उठाया, और मुगल साम्राज्य से ही क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। जैसे बंगाल, ये कौन मानचित्र लगा है? तुम्हारा भी दिमाग नहीं काम करता है जी। ये कौन मानचित्र लगा है? देखो तो स्पष्ट है, धुंधला दिखाई दे रहा, दिमाग उमाग भसक गया है जी तुम्हारा भी। कहां से डाउनलोड करके लगाया है? डिलीट हो गया था जल्दबाजी में। करते क्या रहता है तुम? है क्लास का टाइम हो गया था जल्दबाजी में। तो देखिएगा, आप समझिएगा, जब तक 1707 ईस्वी तक, जब तक औरंगजेब बादशाह थे ना, मुगल सत्ता कहां से कहां तक फैली हुई थी जानते हैं? मुगल सत्ता उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में इधर कर्नाटक तक, एकदम कहिए तो कृष्णा नदी, औरंगजेब का साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था, और पूरब में बंगाल से लेकर के इधर पश्चिम में गुजरात, राजस्थान तक जो है आपको, उस समय तो पाकिस्तान भी भारत में ही था, पाकिस्तान तक एक प्रकार से कहिए तो साम्राज्य फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य था, समझिएगा, मुगलों का इतना बड़ा साम्राज्य था। और औरंगजेब के 1707 ईस्वी में निधन होने के बाद बंगाल मुगल साम्राज्य से अलग हो गया। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। मुर्शिद कुली खां कौन थे जानते हैं? मुर्शिद कुली खां पहले मुगलों के अधीन एक अधिकारी के तौर पर काम करते थे। तो मुगल अधिकारी मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। फिर आपको हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खां ने किया, वो भी मुगल अधिकारी हुआ करता था। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां ने किया, वह भी मुगल अधिकारी हुआ करता था। देखिए, डूबते नाव की सवारी कोई करना चाहता है? नहीं करना चाहता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल नाव एक प्रकार से कहिए तो डूब रही थी। मुगल नाव की अगर आप बात करेंगे तो मुगल नाव एक प्रकार से कहिए तो डूब रही थी। मुगल नाव क्या हो रही थी? डूब रही थी। डूबते मुगल नाव
की सवारी कोई नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो योग्य अधिकारी सब थे, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो योग्य अधिकारी सब थे, वे योग्य अधिकारी मुगलों से अलग होकर के बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। यह सब राज्य क्या कहलाया जानते हैं? यह सब राज्य कहलाया उत्तराधिकारी राज्य। क्या कहलाया? उत्तराधिकारी राज्य, मुगलों का उत्तराधिकारी राज्य। यह सब राज्य कहलाया उत्तराधिकारी राज्य। और इन राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे समृद्ध था बंगाल, सबसे समृद्ध था बंगाल। और बंगाल की समृद्धि के वजह से अंग्रेज या ब्रिटिश बंगाल की ओर आकर्षित हुआ, अंग्रेज या ब्रिटिश बंगाल की ओर आकर्षित हुआ। और फिर अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को अपने कब्जे में किया। और बंगाल को जब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया, वहां से अंग्रेजों को भारी मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति हुई, वहां से अंग्रेजों को भारी मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति हुई, धन संपत्ति की प्राप्ति हुई, धन संपत्ति की प्राप्ति अंग्रेजों को भारी मात्रा में हुई, अंग्रेजों को भारी मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। समझ गए? तो ठीक है, आगे बंगाल के विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग जो है देखेंगे। तो नीचे से आप लिखिएगा, नीचे से आप लिखिएगा 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन चलिए क्या लिखे हैं, 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद, 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद, 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद कमजोर पड़ रही मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही मुगल सत्ता का लाभ उठाते हुए मुगल अधिकारियों ने ही बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में, बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में, बंगाल कोमा अवध कोमा हैदराबाद, बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में, बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, 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 जिसे जिसे
जिसे उत्तराधिकारी राज्य, जिसे उत्तराधिकारी राज्य, जिसे उत्तराधिकारी राज्य कहा गया, जिसे उत्तराधिकारी राज्य कहा गया। अब सबसे पहले हेडिंग मारिएगा आप बंगाल, सबसे पहले हेडिंग मारिए बंगाल। चलिए सुनिए, अब आइए बोर्ड पे देखिए बंगाल। बंगाल की अगर आप बात करेंगे, बंगाल को मुगल साम्राज्य में जीतकर कौन मिलाया था पता है? एकदम नहीं पता है? खड़ा हुई। बंगाल को मुगल साम्राज्य में जीतकर कौन मिलाया था? चलिए दूसरा क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समय बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया? दोनों में नील बटे सन्नाटा। चलिए ठीक है, अब जो है आप मध्यकालीन का कॉपी है, पलटिए अकबर, अकबर पलटिए, आप पलटिए ना अकबर, थोड़ा अकबर पलटिए ना, नहीं लाया अकबर है, मध्यकालीन का कॉपी है जी। अकबर पलटिए, देखिए 1574-76 में बंगाल बिहार का अभियान कर बंगाल और बिहार को जीतकर अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिलाया। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। उत्तरकालीन मुगल बादशाह में जाकर के देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के समय बंगाल, अवध, हैदराबाद ये सब मुगलों से स्वतंत्र हो गया था। मुगलों से क्या हो गया था? स्वतंत्र। दोनों बात हम आपको बतलाए हुए हैं, ठीक है। रिवीजन कौन करेगा? हम करेंगे रिवीजन, रिवीजन हम करेंगे, रिवीजन हम करेंगे जी, रिवीजन हम करेंगे, हैं? तुम खा पी करके आगे पढ़ते जाइए, पीछे भूलते जाइए। तो बंगाल, देखिए बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो बंगाल को जीतकर मुगल साम्राज्य में अकबर मिलाया था। कौन मिलाया था? अकबर। और बंगाल मुगलों से स्वतंत्र मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। बंगाल मुगलों से स्वतंत्र मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। बंगाल मुगलों से स्वतंत्र मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। बात कुछ समझ रहे हैं? आए? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया अकबर ने, और बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हुआ मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ठीक है। और इसके बाद आप जानिए कि बंगाल कैसे स्वतंत्र हुआ, कौन सी घटनाएं घटित हुई जिस वजह से बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया। देखिए, मुगल प्रशासन जब हम आपको पढ़ाए थे, तो मुगल प्रशासन को पढ़ाते हुए हम आपको यह बात बतलाए थे, मुगल प्रशासन को पढ़ाते हुए हम आपको यह बात बतलाए थे कि मुगल बादशाह प्रांतों में अर्थात राज्यों में दो अधिकारियों के माध्यम से शासन चलाता था, एक दीवान और दूसरा सूबेदार। कुछ याद है? हाँ, तो खा पी करके बैठिए, याद क्या रहेगा? याद थोड़े कुछ है। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखने से फुर्सत मिलेगा तब ना। एक मैच को एक लड़का 4 बार देखेगा, लेकिन एगो वीडियो एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्टिव का दिए हैं उसको नहीं देखा है, ठीक है। हर लड़का का यही स्थिति है, समझ गए? ऐसा नहीं कि कुछ लोग अपने आप को समझिए एकदम हम तो राजा हरिश्चंद्र है, समझे? राजा हरिश्चंद्र यहां पर कोई न बैठल है। तो हुआ क्या था, होता क्या था कि जैसे बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था,
बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था। बंगाल में शासन प्रशासन दीवान के जरिए और सूबेदार के जरिए, दीवान और सूबेदार के जरिए जो है चलाया जाता था। मुगल प्रांत में शासन प्रशासन दीवान और सूबेदार के जरिए चलाया जाता था। 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ही बादशाह थे। 1707 में वो मरे हैं। 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया मुर्शिद कुली खां को। 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया मुर्शिद कुली खां को। बंगाल का दीवान किसे बनाया? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। लेकिन उस समय 1700 ईस्वी के समय सूबेदार के पद पर था अजीम उस शान। 1700 ईस्वी में बंगाल के दीवान जब मुर्शिद कुली खां को बनाया गया था, उस समय बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान। कौन था? अजीम उस शान। अजीम उस शान था। अजीम उस शान था। अजीम उस शान बंगाल के सूबेदार जो अजीम उस शान था, इसका संबंध मुगल राज परिवार से था। अजीम उस शान का संबंध अगर देखा जाए तो अजीम उस शान का संबंध था मुगल राज परिवार से। मुगल राज परिवार से, मुगल राज परिवार से अजीम उस शान का संबंध था। मुगल राज परिवार से अजीम उस शान का संबंध था। मुगल राज परिवार से अजीम उस शान का संबंध था, जिस वजह से अजीम उस शान अपना अधिकतर समय दिल्ली में गुजारा करता था। अपना अधिकतर समय कहां गुजारा करता था? दिल्ली में। दिल्ली में अजीम उस शान अपना अधिकतर समय गुजारा करता था। तो अजीम उस शान के दिल्ली में अधिकतर समय गुजारने के कारण मुर्शिद कुली खां दीवानी के काम के साथ साथ सूबेदारी का भी काम करने लगा। दीवान तो था ही, लेकिन अजीम उस शान के बंगाल में नहीं रहने के वजह से सूबेदारी का काम भी मुर्शिद कुली खां ही करने लगे। मुर्शिद कुली खां ही करने लगे। और बाद में जाकर जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर बना, मुगल बादशाह फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719। फर्रुखसियर वैधानिक तौर पर मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार भी बना दिया। फर्रुखसियर मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार भी बना दिया। तो मुर्शिद कुली खां पहले से बंगाल का दीवान था और इसे सूबेदार भी बना दिया गया। मतलब बंगाल प्रांत के समस्त अधिकार मुर्शिद कुली खां को दे दिया गया। बंगाल प्रांत के समस्त अधिकार मुर्शिद कुली खां को दे दिया गया। मुर्शिद कुली खां बंगाल में दोनों जिम्मेदारी निभाने लगे। मुर्शिद कुली खां बंगाल में दोनों जिम्मेदारी निभाने लगे। अब मुर्शिद कुली खां बंगाल में दोनों जिम्मेदारी निभाने लगे। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बेहतर है, शानदार है, जबरदस्त है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन फर्रुखसियर के बाद मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और फिर मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। वो अपना अधिकतर समय हरम में गुजारा करता था और हरम एक ऐसा स्थल था जहां पर मुगल राज परिवार से संबंधित महिलाएं, रानियां, पटरानियां सब रहा करती थी। हरम उसे ही कहा जाता था। और मोहम्मद शाह जो बादशाह था वो अपना अधिकतर समय हरम में ही गुजारा करता था। उसको शासन प्रशासन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं था। तो मोहम्मद शाह के समय मुगल साम्राज्य का पतन बड़े स्तर पर होने शुरू हो गए। तो मुर्शिद कुली खां को लगा कि ये तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है।
और अब मुगल के नाव पर बैठने से कोई फायदा मिलने उलने वाला है नहीं। तत्पश्चात मुर्शिद कुली खां मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया, और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना करके मुर्शिद कुली खां ने एक नए शहर की स्थापना की जिसे कहा गया मुर्शिदाबाद। और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना करने के बाद मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। जब बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। जब बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था तो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। लेकिन जब मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, और मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया, तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर बनाया मुर्शिदाबाद को। क्लियर है यहां तक बात? अब देखिएगा, मुर्शिद कुली खां जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, तो मुर्शिद कुली खां के खिलाफ 3 विद्रोह हुए। जिसमें पहला विद्रोह सीताराम राय, दूसरा विद्रोह सुजात खां, तीसरा विद्रोह नजात खां। ये 3 विद्रोह हुए, और इन तीनों विद्रोहों को मुर्शिद कुली खां दबा दिया। और मुर्शिद कुली खां ने तीनों विद्रोहों को दबाने के बाद अपने आप को बंगाल में स्थापित कर लिया। अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के तौर पर मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में अपने आप को स्थापित कर लिया। समझ गए? तो अब यहां तक पहले चीजों को लिखिए। बंगाल, लिखिएगा, बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय अकबर को जाता है। फुल स्टॉप। वहीं बंगाल मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगलों से स्वतंत्र हो गया। फुल स्टॉप। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। मुर्शिद कुली खां ने किया। फुल स्टॉप। मुर्शिद कुली खां लिखना पड़ेगा, यहां पर तो लिखा हुआ है मुर्शिद कुली खां। लिखिए। उसी में औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में
औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। बंगाल का दीवान नियुक्त किया। इस समय बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान थे। इस समय बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान थे। इस समय बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान थे, जिसका संबंध मुगल राज परिवार से था। इस समय बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान थे, जिसका संबंध मुगल राज परिवार से था। मुगल राज परिवार से था, जिस कारण वे अपना अधिकतर समय 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 दिल्ली में गुजारा करते थे। दिल्ली में गुजारा करते थे। और फिर कालांतर में जाकर फर्रुख सियर ने बंगाल का सूबेदार भी मुर्शिद कुली खां को ही बना दिया। और फिर कालांतर में जाकर फर्रुख सियर ने बंगाल का सूबेदार भी मुर्शिद कुली खां को ही बना दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का सर्वे सर्वा हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का सर्वे सर्वा हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का सर्वे सर्वा हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का सर्वे सर्वा हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का सर्वे सर्वा हो गया। फुल स्टॉप। दीवान और सूबेदार के पद को मिलाकर ही एक नए पद का सृजन हुआ, जिसे बंगाल का नवाब कहा गया। दीवान और सूबेदार के पद को मिलाकर ही दीवान और सूबेदार के पद को मिलाकर ही
एक नए पद, दीवान और सूबेदार के पद को मिलाकर ही एक नए पद का सृजन किया गया, एक नए पद का सृजन किया गया, जिसे बंगाल का नवाब कहा गया। जिसे बंगाल का नवाब कहा गया। उसी में बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां बने। 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 फुल स्टॉप। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया। मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया तथा मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया तथा मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया तथा बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया। तथा बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया। तथा बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया। तथा बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया। तथा बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया। तथा बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया। तथा बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया। तथा बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया। ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद को बनाया। फुल स्टॉप। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मुर्शिद कुली खां के बंगाल के नवाब बनने के बाद, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मुर्शिद कुली खां के बंगाल के नवाब बनने के बाद मुर्शिद कुली खां के बंगाल के नवाब बनने के बाद मुर्शिद कुली खां के बंगाल के नवाब बनने के बाद 3 विद्रोह हुए। मुर्शिद कुली खां के बंगाल के नवाब बनने के बाद 3 विद्रोह हुए, जिसमें पहला विद्रोह सीताराम राय के नेतृत्व में, जिसमें पहला विद्रोह सीताराम राय के नेतृत्व में, जिसमें पहला विद्रोह सीताराम राय के नेतृत्व में, कोमा दूसरा विद्रोह सुजात खां के नेतृत्व में, दूसरा विद्रोह सुजात खां के नेतृत्व में, और तीसरा विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में, और तीसरा विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में, नजात न जात, और तीसरा विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में हुआ। तीसरा विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में हुआ। इन सभी विद्रोहों को
इन सभी विद्रोहों को मुर्शिद कुली खां ने दबा दिया। इन सभी विद्रोहों को मुर्शिद कुली खां ने दबा दिया। इन सभी विद्रोहों को मुर्शिद कुली खां ने दबा दिया। इन सभी विद्रोहों को मुर्शिद कुली खां ने दबा दिया। इन सभी विद्रोहों को मुर्शिद कुली खां ने दबा दिया। इन सभी विद्रोहों को मुर्शिद कुली खां ने दबा दिया। फुल स्टॉप। यहां तक बता दिए थे, लिखा दिए। अब आगे आइए, देखिए मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां की अगर आप बात करेंगे तो ठीक है, विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद मुर्शिद कुली खां ने कुछ नई व्यवस्था को बंगाल में लागू किया। जैसे मुर्शिद कुली खां कर की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा को लागू किया। फिर मुर्शिद कुली खां किसानों को खेती करने के लिए अग्रिम ऋण उपलब्ध करवाया, जिसे तकाबी ऋण कहा गया। तो बंगाल में कर की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खां ने किया। किसानों को खेती करने के लिए अग्रिम ऋण उपलब्ध करवाया, जिसे तकाबी ऋण कहा गया। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया कर की वसूली के लिए। यह सब काम मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। और शासन प्रशासन करते हुए 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां का निधन हो गया। और कहा जाता है कि मुर्शिद कुली खां का अपना कोई पुत्र संतान नहीं था, और पुत्र संतान नहीं होने के वजह से मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद बना, जिसका नाम था सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी बंगाल का अगला नवाब बना सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन की अगर आप बात करेंगे तो सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था। और सुजाउद्दीन 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के पद पर रहे। और सुजाउद्दीन हस्तक्षेप की नीति अपनाया। जैसे शासन प्रशासन मुर्शिद कुली खां के समय चल रहा था, उसी प्रकार से सुजाउद्दीन ने शासन प्रशासन को चलने दिया। लेकिन सुजाउद्दीन ने बिहार को जीतकर बंगाल में मिला लिया। बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने सैद्धांतिक तौर पर बिहार को बंगाल में मिलाया। और सुजाउद्दीन का जब 1739 में निधन हो गया तो सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी बना सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी बना सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां। सरफराज खां का छोटा शासनकाल रहा है 1739 से 1740। और ये जो सरफराज खां है ना, ये बंगाल के नवाबों में एकदम अयोग्य नवाब था। ये मोहम्मद शाह रंगीला जैसा था। इसको शासन प्रशासन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं था। मतलब काफी अयोग्य था सरफराज खां। सरफराज खां की अगर हम बात करें तो जो सरफराज खां था, काफी अयोग्य था सरफराज खां। और सरफराज खां की अयोग्यता को उस समय बिहार के उपसूबेदार थे अलीवर्दी खां। जब सरफराज खां बंगाल के नवाब थे तो बिहार के उपसूबेदार हुआ करते थे, उसका नाम था अलीवर्दी खां। बिहार के उपसूबेदार हुआ करते थे, उसका क्या नाम था? अलीवर्दी खां। बिहार के उपसूबेदार अलीवर्दी खां को पता चला कि जो बंगाल के नवाब सरफराज खां है अयोग्य है। इसकी अयोग्यता का फायदा अलीवर्दी खां ने उठाया और फिर अलीवर्दी खां ने सरफराज खां के राज्य पर आक्रमण किया। जो बिहार बंगाल के नवाब के अधीन था, उस बिहार के उपसूबेदार अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब सरफराज खां के राज्य पर आक्रमण किया। और फिर सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में 1740 ईस्वी में, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में 1740 ईस्वी में, सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में 1740 ईस्वी में
बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर, बंगाल में एक स्थान है गिरिया, बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध। और जो गिरिया का युद्ध था, गिरिया के इस युद्ध में सरफराज खां की हार हुई और अलीवर्दी खां की जीत हुई। गिरिया के इस युद्ध में सरफराज खां की हार हुई और अलीवर्दी खां की जीत हुई। और अलीवर्दी खां सरफराज खां की हत्या कर दिया और अलीवर्दी खां अपने आप को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया। अलीवर्दी खां अपने आप को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया। अलीवर्दी खां अपने आप को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया। और देखिए, अलीवर्दी खां सरफराज खां का तो वंशज नहीं था। इसी वजह से अलीवर्दी खां जब अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित किया तो अलीवर्दी खां ने मुगल बादशाह, इस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ही थे। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह के पद पड़े हैं 1719 से 1748 तक। 1719 से 1748 तक जो है मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह के पद पड़े हैं। तो अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपया घूस के तौर पर दिया। और 2 करोड़ रुपया घूस के तौर पर अलीवर्दी खान ने मोहम्मद शाह रंगीला को दिया। बदले में मोहम्मद शाह रंगीला ने अलीवर्दी खान को बंगाल का नवाब मान लिया, बंगाल का नवाब मान लिया। और एक बात आप जानिए, भले मोहम्मद शाह रंगीला के समय बंगाल स्वतंत्र हो गया हो, लेकिन मुर्शिद कुली खां हो, सुजाउद्दीन हो या सरफराज खां हो, ये तमाम ऐसे बंगाल के नवाब हुए जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कर दिया करता था, टैक्स दिया करता था, टैक्स कर दिया करता था। लेकिन जब बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बना तो अलीवर्दी खां बड़ी योग्य व्यक्ति था, बड़ी दूरदर्शी था। अलीवर्दी खां बहुत ही योग्य और बहुत ही दूरदर्शी था। अलीवर्दी खां बहुत ही योग्य और बहुत ही दूरदर्शी था। अलीवर्दी खां जो बहुत ही योग्य और बहुत ही दूरदर्शी था। अलीवर्दी खां जो बहुत ही योग्य और बहुत ही दूरदर्शी था। अलीवर्दी खां को मालूम हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला तो बहुत अयोग्य है। तो अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कर देना बंद कर दिया। कहा मुगल बादशाह को अब हम कर उड़ देने वाले नहीं हैं। और मुगल बादशाह को बंगाल से जो कर जाता था उस कर के माध्यम से बंगाल का विकास किया जाएगा। और अलीवर्दी खान ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। परीक्षा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खान ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया और उस कर के राशि से बंगाल का विकास किया। और अलीवर्दी खान के समय बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खान के समय बंगाल का इतना अधिक विकास हुआ कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। और अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के पद पर रहे हैं। अब अलीवर्दी खान के विषय में और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए, अब पॉइंट वाइज लिखिएगा। लिखिएगा। क्या लिखिएगा?
लिखिए, मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के क्षेत्र में कर की वसूली को लेकर बंगाल के क्षेत्र में कर की वसूली को लेकर इजारेदारी पर था। बंगाल के क्षेत्र में कर की वसूली को लेकर इजारेदारी पर था। इजारेदारी पर था। इजारेदारी पर था की शुरुआत किया। नेक्स्ट पॉइंट, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के किसानों को मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के किसानों को नेक्स्ट पॉइंट, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के किसानों को मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के किसानों को मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के किसानों को बंगाल के किसानों को बंगाल के किसानों को कृषि करने हेतु कृषि करने हेतु कृषि करने हेतु अग्रिम ऋण अग्रिम कृषि करने हेतु अग्रिम ऋण कृषि करने हेतु अग्रिम ऋण कृषि करने हेतु अग्रिम ऋण मुहैया करवाया। कृषि करने हेतु अग्रिम ऋण मुहैया करवाया। जिसे तकाबी ऋण कहा गया। 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 नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रशासन करते हुए नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रशासन करते हुए नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रशासन करते हुए शासन प्रशासन करते हुए 1727 ईस्वी में शासन प्रशासन करते हुए 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां का निधन हो गया। शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खां का निधन हो गया। निधन हो गया, फुल स्टॉप। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। उसी लाइन में मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। बोर्ड पे लिखा हुआ है सुजाउद्दीन, यहां पे देखिए। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन बना, जो 1727 से 1739 ईस्वी तक जो 1727 से 1739 ईस्वी तक
जो 1727 से 1739 ईस्वी तक, जो 1727 से 1739 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के पद पर रहे, बंगाल के नवाब के पद पर रहे, बंगाल के नवाब के पद पर रहे। पद पर रहते हुए सुजाउद्दीन ने पद पर रहते हुए सुजाउद्दीन ने पद पर रहते हुए सुजाउद्दीन ने बिहार को सैद्धांतिक तौर पर जीतकर बंगाल में मिलाया, बिहार को सैद्धांतिक तौर पर जीतकर बंगाल में मिलाया। पद पर रहते हुए सुजाउद्दीन ने बिहार को सैद्धांतिक तौर पर जीतकर बंगाल में मिलाया। पद पर रहते हुए सुजाउद्दीन ने 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 बिहार को सैद्धांतिक तौर पर जीतकर बंगाल में मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खां बना। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खां बना। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खां बना। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खां बना, जो 1739 से 1740 ईस्वी तक गद्दी पर रहे, जो 1739 से 1740 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे, जो 1739 से 1740 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे, जो 1739 से 1740 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे, बंगाल के नवाब रहे। सरफराज खां काफी अयोग्य था, उसी में सरफराज खां काफी अयोग्य था, सरफराज खां काफी अयोग्य था। उसकी अयोग्यता का फायदा, उसकी अयोग्यता का फायदा उसकी अयोग्यता का फायदा बिहार के उपसूबेदार अलीवर्दी खां ने उठाया। उसकी अयोग्यता का फायदा बिहार के उपसूबेदार अलीवर्दी खां ने उठाया। उसकी अयोग्यता का फायदा बिहार के उपसूबेदार अलीवर्दी खां ने उठाया। उसकी अयोग्यता का फायदा बिहार के उपसूबेदार अलीवर्दी खां ने उठाया। फुल स्टॉप। अलीवर्दी खां ने सरफराज खां के साथ, अलीवर्दी खां ने सरफराज खां के साथ, अलीवर्दी खां ने सरफराज खां के साथ 1740 ईस्वी में, अलीवर्दी खां ने सरफराज खां के साथ 1740 ईस्वी में, अलीवर्दी खां ने सरफराज खां के साथ 1740 ईस्वी में बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर, बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर, बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। बंगाल के गिरिया नामक स्थान पर युद्ध लड़ा, जिसे जिसे गिरिया का युद्ध, जिसे गिरिया का युद्ध कहा जाता है। जिसे गिरिया का युद्ध क्या हुआ है?
जिसे गिरिया का युद्ध कहा जाता है, जिसे गिरिया का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हुई। 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 अब हेडिंग मारिए अलीवर्दी खां, हेडिंग मारिए अलीवर्दी खां और कॉस्ट में 1740 से 1756। हेडिंग मारिए अलीवर्दी खां, कॉस्ट में 1740 से 1756। हेडिंग मारिए अलीवर्दी खां, कॉस्ट में 1740 से 1756। डैश दे करके गिरिया के युद्ध को जीतने के बाद 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 अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। नवाब बना, फुल स्टॉप। नवाब की मान्यता प्राप्त करने हेतु अलीवर्दी खां ने नवाब की मान्यता प्राप्त करने हेतु अलीवर्दी खां ने नवाब की मान्यता प्राप्त करने हेतु अलीवर्दी खां ने नवाब की मान्यता प्राप्त करने हेतु अलीवर्दी खां ने नवाब की मान्यता प्राप्त करने हेतु अलीवर्दी खां ने नवाब की मान्यता प्राप्त करने हेतु अलीवर्दी खां ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को 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 लगभग 2 करोड़ रुपया घूस के तौर पर दिया। लगभग 2 करोड़ रुपया घूस के तौर पर दिया। लगभग 2 करोड़ रुपया घूस के तौर पर दिया। लगभग 2 करोड़ रुपया घूस के तौर पर दिया। लेकिन 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 बंगाल के नवाब की मान्यता मिलते ही लेकिन बंगाल के नवाब की मान्यता मिलते ही लेकिन बंगाल के नवाब का मान्यता मिलते ही अलीवर्दी खां लेकिन बंगाल के नवाब की मान्यता मिलते ही अलीवर्दी खां मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। फुल स्टॉप। जो राजस्व मुगलों को जाता था 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 उस राजस्व से नहीं लिख पा रहे हैं, फास्ट लिखाते हैं। लिख लिए, स्लो तो लिखाते हैं, बहुत फास्ट थोड़े। एक बात को तो 2-3 बार बोलते भी हैं। जो राजस्व मुगलों को जाता था
जो राजस्व मुगलों को जाता था उस राजस्व से बंगाल का विकास किया, उस राजस्व से बंगाल का विकास किया, उस राजस्व से बंगाल का विकास किया। अलीवर्दी खां के समय, फुल स्टॉप, उसी में अलीवर्दी खां के समय, अलीवर्दी खां के समय बंगाल अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था कि अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। चलिए अब आगे आइए, देखिए अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां जो बंगाल के नवाब के पद पर रहा है वह 1740 से 1756, 1740 से 1756 के बीच में अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब के पद पर रहा है। देखिए एक बात समझिएगा, आप भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़े हैं, आप याद कीजिए, हम आपको बताए हैं भारत की राजनीति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब से राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था? 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। एक तरफ 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद यूरोपीय कंपनी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ मुर्शिद कुली खां जैसे योग्य मुगल अधिकारी बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया। तो अब क्षेत्रीय राज्यों के या नए स्थापित राज्यों के जो शासक थे और जो अंग्रेज थे, दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। अब अलीवर्दी खां सब यह चाह रहा था कि हम शासन करें और अंग्रेज यह चाह रहा था कि भारत को जीत करके भारत पर हम शासन करें। तो अलीवर्दी खां के विषय में कहा जाता है कि अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय पहली बार, अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी चंद्रनगर का किलाबंदी करना शुरू किया। अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय पहली बार, अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया, मतलब कलकत्ता को चारों तरफ से घेरना शुरू किया, कलकत्ता को चारों तरफ से घेरना शुरू किया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी चंद्रनगर का किलाबंदी करना शुरू किया। अलीवर्दी खां को यह पता चला तो अलीवर्दी खां ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप तो कंपनी है, आप तो व्यापारिक कंपनी है, आपको किस बात का डर है कि आप किलाबंदी कर रहे हैं? और अगर आपको डर है तो हम हैं, हम बंगाल के नवाब हैं, हम हैं आपकी सुरक्षा के लिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो अलीवर्दी खां ब्रिटिशों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से मना कर दिया और ब्रिटिश और फ्रांसीसी मान भी गए
और ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्यों मान गए? तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी इसलिए मान गए क्योंकि उस समय तक अलीवर्दी खां बहुत मजबूत स्थिति में था, बहुत मजबूत स्थिति में था अलीवर्दी खां, और इसी वजह से ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों मान गया। फिर इनके समय कलकत्ता और चंद्रनगर का किलाबंदी नहीं हो पाया। और अलीवर्दी खां की आप बात करेंगे तो अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया। अलीवर्दी खां ने कहा कि अंग्रेज मधुमक्खी के जैसा है। जैसे मधुमक्खी को अगर नहीं आप परेशान कीजिएगा तो अपना कहीं भी घोंदा बना करके, मतलब गुच्छा बना करके या घोंसला बना करके, घोंसला बना लेती है, या छाता बना करके शहद, उसी छाता से मधुमक्खी जो छाता बनाती है, जो घोंसला बनाती है, उसी से ना शहद निकलता है जी। शहद शहद शहद, हनी, अंग्रेजी में हनी, HONEY, हनी, शहद, समझ रहे हैं ना? हाँ, मौध भी कहा जाता है, हाँ मौध भी कहा जाता है, समझ गए? तो अलीवर्दी खां अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया, और अलीवर्दी खां अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए यह कहा कि अगर अंग्रेजों को ना छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, और अगर अंग्रेजों को छेड़ दिया जाएगा मधुमक्खी की तरह, वो काट काट कर खा जाएगा, काट काट कर खा जाएगा। क्लियर है? तो अब थोड़ा लिखिए, तो यहां पर लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। चलिए, एगो लड़की का मोबाइल जब्त हुआ है, पता है ना? हाँ, अब 1 सप्ताह के बाद मोबाइल मिलेगा, सीधा 1 सप्ताह, ठीक है? 1 सप्ताह मोबाइल नहीं रहेगा, नानी, दादी, मामी, चाची सब याद आ जाएगा, समझे? 1 घंटा मोबाइल नहीं रहता है तो आदमी को सब याद आ जाता है, समझे? देखिए, ऐसे ही एक बार जो है क्या हुआ था कि एक बार स्टाफ को गरियाए थे हम, बहुत पहले का बात है, ठीक है? एक कोई लड़की ही पूरा वीडियो बना करके क्लासरूम से वायरल की थी, कोई लड़की ही की थी, समझ गए? तो लड़की भी आजकल पीछे ना है, समझे? आप लोग से बहुत आगे है ये सब, समझे? तो इसलिए इस सब के चक्कर में, जब तक नौकरी उकरी नहीं होता, इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा, जीवन बर्बाद करके रख देगी आपका, समझ गए? तो अब 1 सप्ताह के बाद सीधे मोबाइल लेने के लिए आइएगा, समझ गए? अगर फैलाना ही है तो अच्छे चीज को फैलाइए, गलत चीज को आप काहे फैलाइएगा? और हम मारे हैं, हम अपने लिए मारे हैं, ठीक है? हम तो अपने लिए नहीं मारे हैं, और होमवर्क नहीं करके आए थे तब ना मार रहे थे। इससे कल के डेट में जाकर के होमवर्क करके आएगा तो उससे फायदा किसको होगा? हमको होगा। कल के डेट में ही कमाएगा तो हमको देगा 2 पैसा, कोई किसी को नहीं देखता है। अरे आज का समय तो ऐसा है, भाई भाई तो छोड़िए, बाप बेटा को नहीं देखता है, बेटा बाप को नहीं देखता है। एक बात बताइए, अगर बेटा बाप को देखता तो इतना वृद्धा आश्रम नहीं होता देश में, समझ गए? आज का समय ऐसा समय है, समझे? तो हमारा आपका क्या रिश्ता? हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। जब तक सिलेबस है तब तक हमारा आपका रिश्ता है, सिलेबस खत्म, हमारा आपका रिश्ता खत्म। ज्यादा से ज्यादा सफल होइएगा तो एक बार आकर के मिल लीजिएगा, और उससे ज्यादा थोड़े कुछ है, समझ गए? कल के डेट में आप पैसा कमाइएगा, अरे सीधा छोड़िए ना, जो मां बाप इतना कष्ट करके आपको पढ़ाया लिखाया, आपका सब चीज किया, उस मां बाप का आप लोग नहीं होते हैं तो हमारा आप खाक होइएगा। हम तो एकदम आप लोग से कोई, हमको किसी से कोई आशा भरोसा विश्वास नहीं है, समझे? हमको किसी से भी, समझे? तो इस सब भ्रम में मत रहिए। अगर दिखाना है तो बेहतर चीज को दिखाइए, गलत चीज को काहे दिखाइएगा, ठीक है?
तो आप पढ़ के नहीं आइएगा। मैक्सिमम यहां पर तुम जो वीडियो बना रही थी, हम किसान फैमिली से आते हैं, समझ गई। और मैक्सिमम यहां पर जो है ना किसान फैमिली से आता है। अभी हीट वेव चल रहा है, इस हीट वेव में भी किसान, अभी गेहूं कटनी चल रहा है, जाकर के देख लीजिए आप किसान कैसे दोपहर के 2 बजे भी गेहूं काट करके अपने घर में लाता है और थ्रेशरिंग करके जो है दाना अलग भूसा अलग करता है। पसीना से पूरा शरीर तरबतर रहता है। मैक्सिमम यहां पर किसान का बाल बच्चा है, समझ गए। और एक किसान को 2 पैसा कमाने में कितना मेहनत लगता है ये आपको क्या मालूम। जो किसान कमाता है ना 2 पैसा, जाकर के देख लीजिए, पूछ लीजिए और बताइए इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो किसान के बाल बच्चे हैं। जांच करा कीजिए तो देख लीजिए, सब किसान के बाल बच्चे, हम भी किसान का बाल बच्चा है, समझ गए। देख लीजिए यहां पे, तो इस सब का हम आरती उतारेंगे, ये होमवर्क करके नहीं आएगा तो, समझ गए। तो लिखिए, लिखिएगा, 2 पैसा कमाइएगा ना तब औकात पता चलेगा अपना। अभी क्या, अभी तो गार्जियन अपना पेट काट करके अपना वस्त्र नहीं लेता है, आपको भेजता है कि आप पढ़ लिख ले, सरकारी नौकरी कहीं हो जाए, कि जीवन बन जाए आपका। किसान कभी चाहता है, देखिए डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, आईएएस चाहता है कि उसका बेटा आईएएस बने। किसान कभी चाहता है कि उसका बेटा किसान बने? कभी कोई किसान नहीं चाहता है। इसी वजह से अपना पेट काट करके आपको देता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो वो आप ही लोग जानते हैं, समझ गए। लिखिए, लिखिएगा, अली वर्दी खान ने, अगला पॉइंट लिखिएगा, अली वर्दी खान ने अली वर्दी खान ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने, अली वर्दी खान ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने, अली वर्दी खान ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने, और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने, और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से मना कर दिया। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से, अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए, अली वर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा कि अली वर्दी खान अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा कि अगर उसे नहीं छेड़ा जाए तो मधुमक्खी की तरह अंग्रेज शहद देगा, तो मधुमक्खी की तरह अंग्रेज शहद देगा
और अगर उसे छेड़ दिया जाता है तो, अगर उसे छेड़ दिया जाता है तो, अगर उसे छेड़ दिया जाता है तो वे काट काट कर खा जाएगा, काट काट कर खा जाएगा, तो वे काट काट कर खा जाएगा। चलिए अब जो है आगे सुनिए। देखिए कल रामनवमी है और कल जो है, कल का ये है कि दोपहर में 12 बजे से पहले का जितना क्लास है सारा क्लास ओपन है, और दोपहर में 12 बजे के बाद जितना क्लास है सारा क्लास बंद है, क्योंकि शाम के टाइम में निकलता है जुलूस। और जुलूस में जो है, जो जुलूस में शामिल होने वाले लोग होते हैं बड़ी मनमानी करता है, तलवार उस सबके पास रहता है, किसी को कुछ नहीं बुझता है, समझ गए। तो थोड़ा सा माहौल जो होता है गड़बड़ रहता है, समझ गए, शाम के टाइम में स्पेशली। तो दोपहर में 12 बजे के पहले जितने भी क्लास है सभी क्लास हैं। जैसे सुबह में 8 से 10 फाउंडेशन बैच, 10 से 12 फाउंडेशन बैच, फिर बिहार एसएससी बैच 8 से 12, तथा अन्य जो भी बैच है सारा बैच है 12 बजे से पहले। लेकिन 12 बजे के बाद जितना बैच है कल बंद है, ड्यू टू रामनवमी। ड्यू टू रामनवमी, रामनवमी के वजह से जो जुलूस और निकलता है उसमें थोड़ा सा होता है कि प्रशासन के तरफ से भी फोन आ जाता है। जैसे ये कोचिंग जो है कदम कुआं थाना में पड़ता है, अभी तक तो फोन नहीं आया है, लेकिन रात तक फोन आ ही जाएगा कि स्पेशली शाम के टाइम में क्लास बंद रखिएगा। प्रशासन की तरफ से भी फोन आ जाता है और जुलूस भी निकलता है, माहौल भी ठीक नहीं रहता है। तो इसी वजह से 12 बजे के बाद के जितने क्लास है बंद है, और आपका क्लास 12 बजे के बाद का ही है तो आपका भी क्लास बंद है। और आगे जो है हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, और जो है जैसे टारगेट बैच, अभी जैसे पहले जो टारगेट बैच दिए थे 1275 वाला में जो बिहार दरोगा का टारगेट बैच दिए थे, उसमें जैसे फाउंडेशन में पढ़ाते हैं ना वैसे टारगेट में पढ़ाते थे, एक दिन हम एक दिन बिट्टू झा सर। लेकिन इस बार जो बैच दिए हैं दोनों लोग मिल करके पढ़ाते हैं, पर डे दोनों लोग का क्लास होता है। जैसे आज मेरा क्लास हुआ तो आज बिट्टू सर का भी क्लास होगा। क्लास आवर भी 3 से 3.5 घंटा का होता है। तो फाउंडेशन बैच की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन बैच अभी 1.5 घंटा का चल रहा है, 1.5 घंटा का चल रहा है। 5:30 बजे से शुरू होता है, 7 बजे हम आपको छोड़ते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे, ठीक है। और परिवर्तन यही होगा कि इस टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे और दोनों टीचर का क्लास पर डे लगाएंगे। देखिए इससे होगा क्या कि सिलेबस खत्म होगा। देख रहे हैं दरोगा का जो नया टारगेट बैच दिए हैं उसमें दोनों टीचर का क्लास एक साथ लगाए हैं, तो सिलेबस जो है बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, चीज बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। ये चीज जो है हम महसूस कर रहे हैं। तो इसी वजह से आगे सोच रहे हैं हर फाउंडेशन बैच को, 4 गो फाउंडेशन बैच है, एक तो 4 फाउंडेशन बैच को 3 फाउंडेशन बैच करेंगे, समझिएगा। आपके बैच को हम कोई इधर उधर नहीं करेंगे, आपका बैच जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, लेकिन उसमें टाइम पीरियड बढ़ाएंगे और दोनों टीचर का क्लास जो है पर डे लगाएंगे। जैसे आज मेरा क्लास है तो आज बिट्टू झा का भी क्लास होगा, बिट्टू झा का क्लास है तो मेरा भी क्लास होगा। मतलब इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है, मतलब सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म होगा। 1.5 घंटा की जगह 3 घंटा जो है क्लास को करने जा रहे हैं। और एक फाउंडेशन बैच को इधर उधर करेंगे, लेकिन आपके बैच को इधर उधर नहीं करेंगे। आपका बैच जैसे है वैसे चलेगा, आपके बैच के टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 4 से 7 कर देंगे या 5 से 8 कर देंगे, जो भी होगा। टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। ताली नहीं बजाना है, समझे। अब आप जितना समझाए हैं उतना लिखा दिए हैं, पढ़िए, याद करवाएंगे। और ये काम जो है बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। काहे कि देख रहे हैं टारगेट बैच में सिलेबस फटाफट खत्म हो रहा है, समझे। पढ़िए जल्दी, पढ़िए जल्दी, बतियाना नहीं है, बतियाने के लिए नहीं बोले हैं, पढ़िए। कॉपी में जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए।
पढ़ लिए? दीजिए कॉपी। आइए तो आइए, अठारहवीं सदी में मुगल साम्राज्य से जो अलग हुआ प्रांत बंगाल अवध हैदराबाद है, इसे किस प्रकार का राज्य कहा गया है? उत्तराधिकारी राज्य। क्या कहा गया है? तो 18वीं सदी में औरंगजेब के निधन होने के बाद कमजोर पड़ रही मुगल सत्ता का लाभ उठाते हुए बंगाल अवध और हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना हुई है, उसे कैसा राज्य कहा गया? बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? बंगाल मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खां। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खां। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खां। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खां। अच्छा, 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान किस बादशाह ने नियुक्त किया था? किसने? औरंगजेब ना। चलिए आगे बताइएगा, बंगाल का प्रथम नवाब कौन बना है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद। बंगाल का प्रथम नवाब कौन बना? मुर्शिदाबाद को कौन बसाया है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिदाबाद को कौन बसाया है? बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद को किसने बसाया? किसने बसाया है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने कर की वसूली को लेकर कौन प्रथा की शुरुआत? इजारेदारी। और बंगाल के किसानों को अग्रिम ऋण देने हेतु कौन सा ऋण दिया है? और मुर्शिद कुली खां के निधन होने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना है? सुजाउद्दीन के बाद कौन बना है? सरफराज खां। सुजाउद्दीन के बाद कौन बना है? कौन बना है? सरफराज खां। गिरिया का युद्ध कब हुआ है? 1700। गिरिया का युद्ध कब हुआ है? किसके किसके बीच? अलीवर्दी खां और सरफराज खां। अलीवर्दी खां और गिरिया का युद्ध कब हुआ है? 1700। किसके किसके बीच? अलीवर्दी खां और सरफराज खां। आगे बताइएगा कि बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया? बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से मना कर दिया? और बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया? बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया? किसने किया? अलीवर्दी खां। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। और होमवर्क क्या है पता है ना? अगले क्लास में पूछेंगे। अगले क्लास में जो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है आधुनिक भारतीय इतिहास का, इतिहास में तीनों सेगमेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आधुनिक। पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम आपसे पूछेंगे, अगर नहीं रहा ना उल्टा लटका करके मारेंगे हम, समझिएगा, कार्ड लेके आग लगा देंगे उसमें हम।